This जो हमने conference बात will की now उसको be एक दफ़ा फिर recorded. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर जो हमारी थी, एक थी साइनिंग अमाउंट। हमने कहा कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में सिर्फ 4 तरह की इनकम है। एक है उसमें साइनिंग अमाउंट, राइट, यानी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने की, आपका जो रेंट एग्रीमेंट है उसको साइन करने की जो पेमेंट है वो आपकी टोटली टैक्स होगी। अनएडजस्टेबल अमाउंट 1/10 टैक्स होगी, रेंट और 450 डिपॉजिट। तो आपने इस 4 अल्फाज को याद रखना है, यही हमारी इनकम है। इससे पहले मैंने एक बात आपसे ये की थी कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जो टैक्स पेयर्स हैं वो कौन है? लैंडलॉर्ड, जो ऑनर है उसका। उसमें कंपनी भी हो सकती है, इंडिविजुअल और एओपी भी हो सकते हैं। इंडिविजुअल और एओपी की जो इनकम है वो सेपरेट ब्लॉक में टैक्स होगी, ये बात पहली हमने ध्यान में रखनी है। हाँ, वो इंडिविजुअल और एओपी जिनका चार्जेबल रेंट यानी SURF वो 4 मिलियन से ज़्यादा हो, तो उनके पास ऑप्शन है कि वो चाहें तो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में चले जाएं और चाहें तो वो नॉर्मल इनकम में रहते हुए अपनी इनकम को टैक्स करवा लें। नॉर्मल इनकम में क्या फ़ायदा होगा कि उनको इसमें से एक्सपेंसेस भी अलाउ हो जाएंगे। ठीक है, इनकम में से उनको जो एक्सपेंसेस हैं वो भी माइनस हो जाएंगे। जैसे रिपेयर है 1/5, collection and other charges, interest, share to HBFC, ground rent, unpaid rent, इंश्योरेंस ऑफ द बिल्डिंग एंड लीगल चार्जेस, ये फिर उसको एक्सपेंस भी अलाउ हो जाएंगे। आज इसके बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन है, वो हम करने जा रहे हैं ताकि उससे जो है हमें चीज़ें क्लियर होती जाएं। ठीक है जी, पहली इलस्ट्रेशन जो है तकरीबन ये कल हमने की थी, उसी को मैंने थोड़ा सा पैरामेट्रिकली उसको मैंने सेट किया कि उसमें सैलरी हमारे पास है। इसके अंदर आपको ये नहीं कैलकुलेट करवाया जा रहा कि इसको कैसे कैलकुलेट, इसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन नहीं सिखाई जा रही, बल्कि उसकी मोडेलिटीज, उसका मॉडल, उसकी बेसिक्स बताई जा रही हैं। ये हमने एक इलस्ट्रेशन कल की थी 1, उसके बाद 2 की थी, उसके बाद हमने 3 की थी, ठीक है, और 4। ठीक है, आज हम इससे स्टार्ट करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ चार्जेबल रेंट, जो हमारा टॉपिक है इसको आज से हम स्टार्ट करेंगे। कहते हैं जी, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर ए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: 450 डिपॉजिट अगेंस्ट द सेल ऑफ लैंड, रेंट फॉर द होल ईयर, एनुअल लेटिंग वैल्यू और प्रॉपर्टी रिलेटेड एक्सपेंसेस 20,000, साइनिंग अमाउंट इज 50,000। तो इसकी कैलकुलेशन हम किस तरह से वो करेंगे? देखें, इसके अंदर हमारे पास जो है वो 450 डिपॉजिट इज टोटली टैक्सेबल, रेंट इज टोटली टैक्सेबल, लेकिन इसको कंपेयर करेंगे विद फेयर मार्केट वैल्यू। प्रॉपर्टी रिलेटेड एक्सपेंसेस ये अलाउ नहीं होंगे। वो क्यों? अगर इसका रेंट, चार्जेबल रेंट जो है वो 4 मिलियन से ज़्यादा होता और ये ऑप्शन लेता मिस्टर ए कि मुझे एनटीआर में नॉर्मल टैक्स रजीम में टैक्स किया जाए, तो फिर हम इसकी इनकम में से एक्सपेंसेस को लेस करते। साइनिंग अमाउंट इज टोटली टैक्सेबल। तो पहले हम क्या करते हैं कि जो टोटली टैक्सेबल अमाउंट्स हैं उनको देखते हैं। रेट ज़रा अपने सामने कर लीजिएगा। आंसर नंबर 5, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम में सबसे पहले हमारे पास है जी, इसमें 450 डिपॉजिट, सारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का ही है। 450 डिपॉजिट अगेंस्ट द सेल ऑफ लैंड, ये आ गया जी 2 मिलियन, इट इज टोटली टैक्सेबल। उसके बाद हमारे पास है जी रेंट फॉर द ईयर। रेंट कितना है हमारे पास? 12 लाख रुपया। और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, यानी एफएम भी उसकी गिवन है 15 लाख रुपया। विच एवर इज हायर,
15 लाख रुपया उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स होगा। उसके बाद इसमें है जी हमारे पास एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। उसने 20,000 के एक्सपेंसेस दिए हैं, हम एग्जाम में इसको डैश लगा देंगे, वो अलाउ नहीं है। उसके बाद है जी साइनिंग अमाउंट। साइनिंग अमाउंट का कोई प्रोसेस नहीं, ये टोटली टैक्सेबल होगी। तो 5 लाख रुपए की ये इनकम भी आपके पास आ गई। तो हमारे पास टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? 4 मिलियन। बताएं क्या ये साहब जो है मिस्टर ए, ये उसमें जा सकते हैं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम से बाहर जा सकते हैं नॉर्मल में? सर 40 लाख से ज्यादा होगी तो जा सकते हैं। हाँ, इसका मतलब इसके पास ऑप्शन मौजूद नहीं है, ये जाए ही सिर्फ सेपरेट ब्लॉक के अंदर ही रहेंगे। राइट। अब इसमें हम 40 लाख पे टैक्स रेट्स देखते हैं कि ये इनकम कहाँ पर फॉल करेगी। ये देखें, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के टैक्स रेट्स हैं, ये एग्जाम में मिल जाएंगे आपको। 6 लाख तक 10 लाख, और आपकी आ गई 20 लाख और 40 लाख तक। ठीक है जी। ये मेरा ख्याल है ये पूरा कॉपी मेरे से हो नहीं सका। जो टैक्स रेट्स हैं, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ये आ गए जी हमारे पास टैक्स रेट्स। तो इसमें देखिएगा जी 40 लाख, अच्छा 2 मिलियन, तो ये एग्जैक्ट अमाउंट हमारे स्लैब में फॉल कर रही है। आप चाहें तो इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं इसी स्लैब में रहते हुए, और चाहें तो इसका टैक्स जो है वो यहाँ पर वो गिवन है। अगर ये वाली अमाउंट्स आपको एग्जाम में मिलें तो बेशक इसकी कैलकुलेशन आप ना भी शो करें, इसका डायरेक्ट टैक्स ये गिवन है, यानी इसका ये टैक्स गिवन है इधर, और इसी तरह इस अमाउंट का ये टैक्स गिवन है, इसका ये वाला टैक्स गिवन है। तो जैसे आप चाहें, अब देखें 40 लाख का टैक्स कितना है? 6,10,000। अगर आप इसी स्लैब में भी इसको देखेंगे तो इसकी टैक्सेशन भी आप कर सकते हैं 2,10,000 प्लस 20%। ठीक है, तो आप उसमें जाके भी कर सकते हैं। अब इसकी टैक्सेशन करें, टैक्सेशन आ जाएगी 2,10,000 प्लस 20% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 2 मिलियन। 4 मिलियन एक्सीडिंग अमाउंट 2 मिलियन। तो देखें 2 मिलियन का 20% आप लेंगे इसमें, 2 मिलियन इंटू 0.2, 4 लाख प्लस 210, ये आपके पास आ जाएगा 6,10,000। देखें वही आंसर आ गया ना, यहाँ पर जाके देखें, ये 40 लाख का ये टैक्स गिवन था इधर। ये देखें, अगर आप इस स्लैब में जाके भी कैलकुलेट करेंगे तो वही आंसर आ गया इसका। चलें जी, अब ये इसकी अमाउंट आ गई। ये क्वेश्चन था जी हमारा 5। अब आते हैं 6 के ऊपर। ये 5 हो गया हमारा, अब चलते हैं 6 के ऊपर। आ गया जी कंप्यूटेशन ऑफ चार्जेबल रेंट। कहते हैं जी कंप्यूट टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर ए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन से मिस्टर ए का टैक्स जो है वो कैलकुलेट करें। फोरफिट डिपॉजिट है जी उसका, रेंट है 6 मंथ का, और एनुअल लेटिंग वैल्यू है, और प्रॉपर्टी रिलेटेड एक्सपेंसेस उसके पास मौजूद हैं।
ये क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। अब देखते हैं इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। इसमें जो पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि इसमें रेंट 6 माह का है और एनुअल लेटिंग वैल्यू कितनी है, 12 माह की। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। इस रेंट को भी इसको भी इसके मुताबिक करना पड़ेगा, यानी इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 बाय, फिर उसकी एफएमवी आएगी, वरना ये कैलकुलेशन खराब होगी। पिछले क्वेश्चन में और इसमें क्या फ़र्क है, पिछले में ये था कि आपके पास जो रेंट था वो भी 12 माह का था और एएलवी तो होती 12 माह की है, इसलिए हमने इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लिया। लेकिन यहाँ ये इशू आ रहा है कि यहाँ पर वो मसला नहीं है, यहाँ पर हमें एक चीज 6 मंथ की है और एक 12 की है, तो इसको भी 6 पे करके फिर कंपेयर करेंगे। चलें जी, इसकी कैलकुलेशन भी हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया जी 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 450 डिपॉजिट है, वो है जी 2 मिलियन। ठीक, उसके बाद हमारे पास है जी रेंट, और वह है 1.2 मिलियन, और साथ हम करेंगे इसकी एफएमवी, और फेयर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 1.5 मिलियन इंटू 6/12, तो ये आंसर आ जाएगा 7.5 लाख रुपया। विच एवर इज हायर, तो हमारी हायर अमाउंट जो है वो यहाँ पर टैक्स हो जाएगी। अब एफएमवी से ज़्यादा है। उसके बाद उसने कहा कि जी उसके प्रॉपर्टी रिलेटेड एक्सपेंसेस, तो हम यहाँ पर एक्सपेंसेस लिखेंगे और यहाँ डैश लगा देंगे। स्टूडेंट बाज़ औक़ात ये पूछते हैं सर जिस अमाउंट को कंसिडर नहीं करना, क्या उसका लिखना ज़रूरी है? जी बिल्कुल लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल तकरीबन जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके अंदर एग्जामिनर ये बात कहता है कि शो ऑल रेलेवेंट एक्सक्लूजन एंड एग्जेम्पशंस, इसलिए आपने इनकी कैलकुलेशन और एग्जेम्पशन को भी शो करना होता है। ये हमारे पास आंसर आ गया जी 3.2 मिलियन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का। इसको हम कहेंगे चार्जेबल रेंट। बताएं क्या ये जो साहब हैं मिस्टर ए, क्या ये सेपरेट ब्लॉक से बाहर जा सकते हैं? इनके पास ऑप्शन है? नो सर। जी नहीं है इनके पास ऑप्शन, तो इनकी टैक्सेशन हम सेपरेट ब्लॉक में ही करेंगे। अब देखें सेपरेट ब्लॉक में 32 लाख रुपया कहाँ फॉल कर रहा है इस स्लैब के अंदर, 2,10,000 प्लस 20% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 210। ठीक है जी, तो 2,10,000 प्लस 20% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 2 मिलियन। ठीक है जी, तो 12 लाख का 20% लें इंटू 0.2 प्लस 210, तो ये आ जाएगा जी 450,000। तो इसका टैक्स आ गया जी 450,000। ठीक है जी, ये हमारे दो बेसिक, ये हो गया, पांचवा भी हो गया, छठे का भी आंसर हो गया। अब सातवां जो है ना, ये एफएमवी की एक एक्सेप्शन है, यानी अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस हम एफएमवी को रेंट के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, वो है सेल्फ हायरिंग। ठीक है, अब जरा इसमें टेक्स्ट देखिएगा कि सेल्फ हायरिंग हायरिंग का हमारी किताब में क्या लिखा हुआ है। कल हमने बात की थी, ये देखिएगा सेल्फ हायरिंग का। अच्छा जी, ये देखिएगा, कहते हैं जी सेल्फ हायरिंग इज अ सिचुएशन वेयर एन एम्प्लॉय
or her spouse owns an accommodation, lets out the same to the employer and the employer provides the same accommodation to the employee as a perquisite. In this case, the following points emerge. Actual rent or payable for the year by the employer is taxable as income from property in the hands of employer. तो पहली बात तो बेटा ये हो गई, ठीक है, कि हमें क्या करना है इसको, एक्चुअल जो रेंट है, भाई तुम किधर से आ जाओ, एक्चुअल रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा. द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्चुअल रेंट और एएलवी विच इज नॉट एप्लीकेबल, ये बात नोट करने वाली है. द फेयर मार्केट रेंट और 45% ऑफ बेसिक सैलरी if given in the question, whichever is highest taxable as a separate block of income under the head salary. तो ये हमारा जो क्वेश्चन था सेल्फ हायरिंग का, वो हम इस इलस्ट्रेशन के अंदर कर रहे हैं. अब इसको देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा. वो कहते हैं जी, मिस एसएच इज करंटली वर्किंग विद कोरोना लिमिटेड with a basic salary of 150,000 per month. Corona Limited is giving him rent of 50,000 per month, right? तो यानी कोरोना लिमिटेड ने मिस एसएच को क्या किया, उसी को ही उन्होंने घर भी रेंट, उसका घर देना, उसके घर का रेंट देना शुरू कर दिया. She decided to live in his house as a tenant. She requested you to compute her taxable income. The annual letting value of the house was 1.2 million, जबकि उस घर की जो एनुअल लेटिंग वैल्यू है वो 12 लाख रुपया है. अब देखते हैं कि इसको कैसे हल करेंगे. तो सेल्फ हायरिंग के केस में हमने क्या किया, हमने ये देखा कि इस केस के अंदर अब इस जो भी साहब हैं उनकी सैलरी पे डबल इम्पैक्ट आएगा. नंबर वन, कि एक ये जो अमाउंट है जो उसको मिल रही है, एक उसकी सैलरी में परक्विजिट्स के तौर पे जाएगी और प्लस यही अमाउंट उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी टैक्स होगी. चलें जी, आते हैं क्वेश्चन आंसर नंबर 7 के ऊपर. उसमें सबसे पहली चीज ये है कि उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है, और वो है 150,000 पर मंथ. 1.8 million. ओके, तो 100 जी 1.8 million. 1.8 मिलियन. ये 12 क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो मैंने कहाँ से ले लिया 12. सर पर मंथ दिया हुआ था तो हमने एनुअल लेने. हाँ, खुद अज्यूम कर लिया. अगर क्वेश्चन में ड्यूरेशन नहीं गिवन होगी तो उसको एनुअल ही अज्यूम किया जाएगा. इसमें हमने क्या करना है, पर अकोमोडेशन. और इसकी अकोमोडेशन का वही रूल है कि उसका रेंट और उस घर की फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, वो कितनी थी, 12 लाख, और 45% ऑफ द बेसिक सैलरी. कितना आ रहा है मुआज? सर एक्सक्यूज मी सर, इधर हम वो तो नहीं लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू तो नहीं लेंगे? नहीं बेटा, वो सिर्फ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं लेनी, यही तो इसमें समझा रहा हूँ. सर टेनेंट के अकोमोडेशन केस के अंदर वही बेसिक. बेटा ये तो अभी टेनेंट का तो वो आएगी ना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आएगी. ये तो हम सैलरी की कैलकुलेशन कर रहे हैं. यहाँ पर तो वही रूल्स अप्लाई होंगे जो नॉर्मल रूल्स हैं, कि अगर एग्जाम में कोई हमें घर गिवन हो, उसका किराया भी गिवन हो और उस घर की फेयर मार्केट वैल्यू भी गिवन हो, तो हायर को लेंगे, फिर उसको कंपेयर करेंगे 45% के साथ. ठीक. यस सर. तो ये आ जाएगा जी 8,10,000 विच एवर इज हायर. तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 12 लाख रुपया. ये उसकी दो ही सैलरी की आइटम्स हैं, तो ये हो जाएगी
30 लाख रुपया उसकी टैक्सेबल सैलरी हो गई। उसके बाद जो सेकंड हेड है हमारा वो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का। और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में उसको रेंट कितना मिल रहा है? 6 लाख रुपया। कैसे? 50,000 इंटू 12। क्योंकि ये सेल्फ हायरिंग का केस है इसलिए हम इसको ALV के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट यही इसकी टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी। तो हमारे पास जो आंसर होगा मेरा बेटा वो आ जाएगा 3.6 मिलियन, ये टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी। अब मुझे एक बात बताएं कि क्या इसके पास ये ऑप्शन है कि सेपरेट से ज्यादा कर देंगे सेपरेट ब्लॉक, या जैसे शुएब ने कहा कि हम इसको ऐड ही ना करें। तो ये देखें, ऐसे क्वेश्चन के अंदर ये माइनस ना भी करें ना तो हमें क्लियर कट दो अमाउंट्स नजर आ रही हैं, एक ये है और एक ये है बस। तो ना भी माइनस करें तो कोई हर्ज नहीं है, आप डायरेक्ट दोनों की टैक्सेशन 1 और 2 की अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें एक प्रैक्टिस के तौर पे हम उसको कर रहे हैं। तो हमारे पास दूसरी इनकम कितनी आ जाएगी? 30 लाख। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ आपको क्लियर कट आइडिया हो रहा है तो एग्जाम में उसकी कैलकुलेशन माइनस ये अलग स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। अब आ जाए इसकी टैक्सेशन के ऊपर। सबसे पहले देखेंगे सैलरी है या नॉन सैलरी। इसकी है ही सैलरी, सेपरेट ब्लॉक हो तो उसमें कंसीडर नहीं करना। ये क्या बन जाएगा? सैलरीड केस। अब पहले हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे उसकी 30 लाख की, तो हम कहेंगे टैक्स ऑन रुपीज 300,000। तो इस पे सैलरीड वाले रेट्स लगाएंगे। ये है जी सैलरीड वाले 30 लाख। देखिएगा कहाँ फॉल कर रहा है, इस तरफ। 195 प्लस 17.5% ऑफ दी 25 लाख, 195। ये रेट जरा याद रखिएगा, 195,000 प्लस 17.5% of the amount exceeding 2.5 million जी। तो 5 लाख 28,500। डायरेक्ट यस सर, 28 282500। 282500 ये आ गया। उसके बाद दूसरी अमाउंट है जी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। उसके बाद करेंगे टैक्स ऑन रुपीज 600,000। देखते हैं जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हमारे पास क्या रेट है 6 लाख पे। देखें 6 लाख की अमाउंट डायरेक्ट गिवन है क्वेश्चन में, इसका टैक्स ये पड़ा हुआ है। आप ना भी चाहें तो डायरेक्ट कैलकुलेट ऐसे ही एग्जाम में बता सकते हैं। इन अमाउंट का टैक्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट कर भी दें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आ गया जी 20,000। तो हमारे पास जो अमाउंट थी कितनी आ गई? 282 प्लस 20 302 500। जी मेरा बेटा ये समझ आई बात की। तो ये चीज़ जहन में रखनी है कि सेल्फ हायरिंग के केस के अंदर हमारे पास जो इशू आएगा वो ये कि यहाँ पर अकोमोडेशन का नॉर्मल रूल लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अकोमोडेशन में एम्प्लॉय अपने घर में रहे या किसी के घर उसको मिल जाए, उसमें नॉर्मल रूल हमारा चेंज नहीं होगा। जबकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अगर एक लैंडलॉर्ड अपना घर किसी को किराए पे दे तो नॉर्मल रूल लगेगा रेंट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। लेकिन अगर वो अपने ही घर में किराएदार हो, जो सेल्फ हायरिंग का केस है, ये सेक्शन अगर आप देखना चाहें तो सेक्शन सब सेक्शन 6(5) है, ये 15 है। सब सेक्शन 15 ऑफ 6 है, उसके अंदर ये बात मेंशन है कि उस सूरत में हम फेयर मार्केट वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, ये वाहद उसकी एक्सेप्शन है। अब एग्जाम में देखें 5 नंबर की या 3 नंबर की ये बात पूछी जा सकती है
कि वी ऑलवेज कंपेयर द रेंट विद द फेयर मार्केट वैल्यू, राइट डाउन इट्स एक्सेप्शंस। इसकी एक्सेप्शंस जो है उसको लिखिएगा। तो आप उसकी एक्सेप्शन ये बात लिखी जा सकती है कि इस केस के अंदर ऐसे ही होगा। इट्स ओके जी। क्वेश्चन था सर। अच्छा जी, अब जो आगे सीक्वेंस, जी जी सर ये माइंड से निकल गया था कि सैलरीड केस डिसाइड करने के लिए अकाउंट अमाउंट पे डिवाइड करेंगे, सेपरेट ब्लॉक वाले इंक्लूड करेंगे या सेपरेट ब्लॉक वाले को एक्सक्लूड कर देंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की? नहीं करेंगे, सेपरेट नहीं करेंगे, नहीं 3 सैलरी मिलियन को पे जो आपकी नॉर्मल टैक्सेबल इनकम है उस पर डिवाइड करेंगे, 3 मिलियन पे डिवाइड करेंगे। राइट सर। सेपरेट ब्लॉक इज नॉट कनेक्टेड। वैसे मैं आपको इसकी चीज बताऊं, देखें कानून के अंदर अगर लॉ को रीड करें तो हमें इसको इस पे डिवाइड करना चाहिए, यस सर। लेकिन एग्जामिनर नहीं कर रहा, ना ही टैक्स रिटर्न के अंदर हो रहा है। मैंने आपको कहा कि अगर हम इसको कानून की नजर में देखें, आप इंशाल्लाह जब मेरे पास फाइनल में आएंगे तो वहाँ ये लॉजिक आपको मैं क्लियर करूंगा कि क्या वजह है, क्योंकि यहाँ बच्चे जो है वो बेयर एक्ट नहीं पढ़ते। वहाँ जब आपको पढ़ाऊंगा तो ये चीज़ वहाँ आपको क्लियर करूंगा। लेकिन हमने तो बेटा पास होना है ना एग्जाम के अंदर, हमारा इस वक्त मकसद जो है सबसे पहला है कि हमें पास होना चाहिए अच्छे नंबरों के साथ। तो इसलिए हमने वही करना है जो एग्जामिनर कर रहा है, और बाद जगहों पर जो बिल्कुल ही वो ब्लंट मारेगा वहाँ हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। आपका नाम क्या है? उस्मान सर। उस्मान जी। अच्छा जी, आगे एक सीरीज बनाई है मैंने 3 क्वेश्चंस की, क्वेश्चन 8, 8A और 8B। ठीक, इसके अंदर जो टोटल केस मैंने टेस्ट किए हैं वो किए हैं अनएडजस्टेबल रेंट को, सिक्योरिटी कह लें, पगड़ी कह लें, वो अमाउंट जो स्टार्ट में दी जाती है। ठीक है, पहले केस के अंदर एक टेनेंट आया, ठीक, 8 के अंदर। बी के अंदर क्या हुआ कि वो टेनेंट, यार ये मसला बहुत है। क्या मुसीबत है इसमें। अच्छा जी, यार एक मिनट, मैं ज़रा ना ये क्वेश्चन भी ज़रा ओपन कर लूँ अपने ना सेल फोन के अंदर, ताकि मुझे काम करने में आसानी हो। मेरा फोन ही एंड हो गया। होल्ड कीजिएगा बेटा, मैं ज़रा ना ये क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास वो जब मैं सॉल्व करता हूँ तो वहाँ से गुम हो जाता है ये। अच्छा जी, तो इसको जरा पहले अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले मिस्टर यू ए मिस्टर अनएडजस्टेबल ने अपना घर दिया मिस्टर टी को at a monthly rent of 50,000. Mr. T occupied that house on 1st September X2 X1 and paid 500,000 refundable at the end of the tenancy period. The ALV of the house was 500,000. You are requested to compute its tax liability. Show all relevant working. तो एक चीज इसमें क्या आ गई, रेंट, और दूसरी आ गई उसमें हमारे पास रिफंडेबल अमाउंट। ये दो चीजें आ गई। अब हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कितनी चीजें हो सकती हैं? 4, SURF। ठीक है, इसमें साइनिंग अमाउंट नहीं है और फोरफिट डिपॉजिट भी नहीं है, दो अमाउंट्स हैं, उन्हीं की हमने कैलकुलेशन करनी है, और उसने सितंबर में ज्वाइन किया। अब इसको जरा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, तो टैक्सेबल इनकम उसकी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, उसमें सबसे पहली चीज आ गई हमारे पास रेंट। ठीक है, रेंट कितना है जी? 50,000 पर मंथ। अच्छा, अब उसने सितंबर में कर दिया
ये टैक्स ईयर कौन सा है हमारे पास? 2000 X2, क्योंकि X1 में तो शुरू हो रहा है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 10 माह का उसको रेंट मिल रहा है। तो कितना आ गया जी? 5 लाख रुपया। और इसको कंपेयर करेंगे उसकी FMV के साथ, और इस घर की FMV कितनी है? 500,000। तो विच एवर इज हायर। ठीक है जी। तो क्या करें यहाँ पे? 5 लाख ही ले लेंगे सर। ALV को पोर्शन करेंगे ना, जी ALV को 10 माह पे पोर्शन। हाँ हाँ, फिर शाबाश, ये पहली बात ये है कि ये असल ये तो 12 माह की है, इसको लेंगे 10/12 के ऊपर। तो कितना आंसर आएगा हमारा? 500 into 10 416667 divided by 12, ये आ गया जी 416,667। तो हमारी जो टैक्सेबल अमाउंट आएगी वो आएगी 500,000। लेकिन ये वर्किंग जरूर शो करनी है क्योंकि रिक्वायरमेंट थी शो ऑल रेलेवेंट वर्किंग। उसके बाद क्या हुआ कि उसने अनएडजस्टेबल अमाउंट भी पे की है। क्या पे किया उसने? अनएडजस्टेबल अमाउंट। तो ये सिंपल उसको पैसे दिए गए, इसका टाइम फ्रेम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो 50,000 उसकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। तो 5,50,000 रुपया इसकी अब टैक्सेशन करेंगे। अच्छा, एग्जाम में अगर टैक्सेशन मांगी गई है तो करेंगे, अदरवाइज आपने खुद से टैक्स की कैलकुलेशन नहीं करनी, ये बात ध्यान में रखिएगा। जी टैक्स रेट्स में देखते हैं 5,50,000 कहाँ फॉल कर रहा है इस स्लैब के अंदर। 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 200,000, तो हम कहेंगे 5% of the amount exceeding 200,000, तो 3.5 लाख, 3,50,000 इंटू 0.05, 17,500, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसी की आगे एक्सटेंशन में चलते हैं। वो कहते हैं जी मिस्टर पी अप्रोच्ड मिस्टर यूई और कनेक्टेड विद क्वेश्चन ए, यानी इसका ऊपर वाले के साथ ताल्लुक है। ऑन 1 Jan X4, इससे क्या मुराद है कि हमारा टैक्स ईयर 2000 X4 है, ये टैक्स ईयर था X2, एंड ऑफर्ड हिम अ मंथली रेंट ऑफ 80,000। मिस्टर टी की बजाय मिस्टर पी आया, उसने कहा यार ये दुकान मुझे दे दो या घर मुझे दे दो। ठीक है, सिक्योरिटी नॉट एडजस्टेबल 800,000, और उसने कहा कि मैं आपको अनएडजस्टेबल अमाउंट भी देता हूँ 8 लाख रुपया प्लस 200,000 एज अ साइनिंग अमाउंट। तो कितनी चीजें आ गई? रेंट भी आ गया इसके अंदर एक, अब देखें SURF में साइनिंग अमाउंट भी आ गई, रेंट भी आ गया और अनएडजस्टेबल अमाउंट भी आ गई। फोरफिटेड डिपॉजिट इसमें नहीं है। मिस्टर टी he compelled Mr. T to vacate his house. Mr. T offered him rupees 90,000 as a monthly rent. उसने कहा अच्छा वो 80 दे रहा, मेरे से 90 ले लो। बट he vacated property from Mr. T and funded back rupees 5 लाख रुपया। उसने कहा भाईजान आपकी मेहरबानी, ये 5 लाख रुपया लें और निकलें यहाँ से, मैं आपको घर नहीं दे रहा। Which was taken from him. You are requested to compute his tax liability. Show all relevant working. तो हमारे पास कितनी चीजें आ गई? SU और R, F नहीं है। इस क्वेश्चन में ALV गिवन नहीं है, ऊपर वाले क्वेश्चन में ALV गिवन थी, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर
फेयर मार्केट वैल्यू का एक डिफरेंट तरीका दिया गया। ये भी एक स्टाइल है कि एक बंदा उसको ऑफर कर रहा है, तो इसका मतलब ये मार्केट वैल्यू है ना। एक बंदा उसको कह रहा है कि भाई ये इसका इतने पे मुझे आप घर दे दें, तो उसको देना चाहिए। तो ये भी एक स्टाइल है। ये एग्जाम में टेस्ट हो चुका हुआ है क्वेश्चन कि उसने कहा, उसने बजाय इसने ये घर इतने का दे दिया। तो अब हमारे लिए फेयर मार्केट वैल्यू क्या बन गई, ये। इसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, 80,000 के साथ। चलें जी, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अशवेब, ये जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ बेटा, ये स्क्रीन आपके साथ मूव कर रही होती है ना? यस सर। कोई ऐसा तो नहीं इशू होता कि आपको लग रहा हो कि आप क्लास में नहीं है? नो सर, ऐसा नहीं। चलें, अब आ गया जी हमारी टैक्सेबल इनकम। और वो सारी किस्में हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। सबसे पहले हमारे पास आ गया जी रेंट। देखें, इस महीने में रेंट हमें दो लोगों से मिला। एक पिछला हमारा टेनेंट था मिस्टर टी, और अब आ गया मिस्टर पी। मिस्टर टी हमें रेंट दे रहा था 50,000 इंटू 6, 6 माह वो रहा। और मिस्टर पी ने हमें रेंट कितना दिया, 80,000 इंटू 6, तो ये कितना हो गया, 3 लाख रुपया। ठीक है। इस अगले 6 माह के अंदर हुआ क्या कि ये रेंट की जो फेयर मार्केट वैल्यू थी हमें वो एग्जाम में गिवन थी। मिस्टर पी के केस में वो है 80,000 इंटू 6, 480,000। जबकि इसके फेयर मार्केट वैल्यू हमें पता थी कि उसको 90 की ऑफर हुई थी, उसने ये घर नहीं दिया। ठीक है जी, तो क्या आंसर आएगा, 540, तो ये आ जाएगा 540,000। तो इसको हम कंपेयर करेंगे तो ये आ गया विच एवर इज हायर, 540। यानी इसको 90 मिल रहा था, उसने फिर भी उसको जो है वो 80 पे दिया, तो हम उसको इग्नोर करेंगे। एक रेंट था और दूसरा था इसमें हमारे पास साइनिंग अमाउंट। ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो वो 2 लाख रुपया टोटली टैक्सेबल हो गई। और प्लस इसके अंदर ही वो था आपका अनएडजस्टेबल अमाउंट। देखें, अगर एग्जाम में टेनेंट स्विच कर रहा हो तो क्या करना है, सबसे पहले जो करंट पेमेंट आपको मिली है वो लिखेंगे। फ्रॉम मिस्टर पी, कितनी पेमेंट मिली आपको, मिस्टर पी से 8 लाख रुपया। तो इसमें से आप पहले लेस करेंगे, लेस ऑलरेडी टैक्स्ड। वो कितनी अमाउंट थी मिस्टर टी की जो पीछे छोड़ के गया था, वो थी 5 लाख रुपया। डिवाइडेड बाय 10, हर साल 10, उसका 1/10 टैक्स हुआ ना। तो कितनी देर रहा मिस्टर टी, X2 और X3 में 2 साल रहा। X4 में तो P आ चुका हुआ है, लिहाजा P को नहीं लेंगे, तो T रहा 2 साल यहाँ पर। तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 लाख रुपया। तो यहाँ पर कितना आ गया, 7 लाख रुपया। ठीक, तो 7 लाख को उसका 1/10, तो 70,000 जो है वो उसकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, और 10 सालों तक ये अमाउंट चलेगी। तो 540 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 70, तो टैक्सेबल अमाउंट कितनी आ गई, 10। तो इस पे इसका टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए 11 लाख पे क्या टैक्स बन रहा है, 11 लाख यहाँ फॉल कर रहा है ये, 60,000 प्लस 15%, ये आ जाएगा हमारे पास
60,000 plus 15% of the amount exceeding 1 million। ठीक है, तो 1,10,000 इंटू 0.15 प्लस 60,000, ये आ गया जी हमारे पास 76,500। ये आंसर आ गया। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो एक डिफरेंट अंदाज में गिवन थी, के बजाय ALV के हमें उसने उसके साथ दे दिया। अब आप या ये सवाल हो सकता है सर अगर एग्जाम में इस तरह की FMV गिवन हो और ALV भी गिवन हो तो फिर विच एवरेज हायर ले लें आप, उनमें से भी जो हायर अमाउंट होगी उसी को फेयर मार्केट वैल्यू अकॉर्डिंग टू लॉ कहा जाएगा। और दूसरी चीज इसमें ये थी की स्विचिंग हो रही थी जी। सर ये सर जो ये आपने मेरा लेस ऑलरेडी टैक्स जो करवाया है सर, ये कैलकुलेशन समझ नहीं आई क्या? आप सो गए थे ना, उसी नहीं के अंदर सर, मैंने ये करवाया था कि जो अमाउंट ऑलरेडी बेटर टैक्स हो चुकी होती है ना, मिस्टर टी के लिए, ये मिस्टर टी 2 साल मेरा टेनेंट रहा कि नहीं X2 में और X3 में, तो 50,000 रुपया तो पहले भी मैं उसकी टैक्स दे चुका हूँ, अगले साल फिर मैं 50,000 रुपये टैक्स दे चुका हूँ, क्योंकि मिस्टर टी से मैंने लिया था 5 लाख रुपया, तो इसने 10 सालों तक टैक्स होना था 50,000 करके, तो 5 लाख में से 1 लाख पे तो मैं ऑलरेडी टैक्स दे चुका हुआ हूँ। अब जो अमाउंट मिली है मुझे नए टेनेंट से, तो उसमें से वो चीज़ माइनस करूंगा जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी टैक्स दे चुका हुआ हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये अमाउंट मुझे A से मिली, B से मिली, C से मिली। मेरा कंसर्न सिर्फ ये होगा कि मैं जिस अमाउंट पे ऑलरेडी टैक्स दे चुका हूँ वो पहले मैंने माइनस करनी है, फिर जो बैलेंस बचेगा उसको मजीद 10 सालों तक टैक्स लगना है। ये इसमें प्रिंसिपल है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो चुका हुआ है, या आपको मैं जितनी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही करवा रहा हूँ जी। ठीक है सर मेरा एक क्वेश्चन था जी। आपका नाम बेटा पहले नाम बताया करें जरा मुझे। सर, अकील मेरा नाम। अकील जी, मेरा बेटा अकील। सर ये जो हमने ये टेनेंट जो स्विच हुआ है तो हमने ये 70,000 इसका टैक्स मिल गया, मतलब जो हमने पहले उसकी अनएडजस्टेबल अमाउंट रिटर्न किया उसको नहीं थे हम ले सकते? नहीं बेटा वो तो अमाउंट रिसीट है ना मेरी, वो तो मैंने वापस कर दिया, वो मेरी लाइबिलिटी थी। क्योंकि लेकिन उसमें सर से वो मुझे जो टैक्स टैक्सेबल ईयर के अमाउंट, दरमियान में वो हमने दूसरा टेनेंट को दिया ना घर, इस वजह से। हाँ तो जो अनएडजस्टेबल अमाउंट होती है ना बेटा उसके ऊपर टाइम फैक्टर को नहीं लेते, अनएडजस्टेबल अमाउंट का 1/10 ही लिया जाता है, बेशक एक दिन पहले ले लें या पूरा साल लें, आप रेंट की तरह नहीं ट्रीट करना उसको। ठीक है सर। यानी जो छोड़ के चला गया उसका साथ कुछ नहीं होना। ठीक है, अभी समझ आई आपको? शोएब कह रहा था कि बच्चे कहते हैं सर से डर लगता है। यार मेरे से क्या डर लगता है, आप जो भी क्वेश्चन करते हैं मैं उसका रिप्लाई करता हूँ, कोशिश तो करता हूँ कि आपके क्वेश्चन कम से कम हो। ये जो क्वेश्चन है मैंने जिंदगी में पहली दफा आप लोगों के लिए बनाए हैं ये, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। जी मेरे लाल, मैं क्वेश्चन पे तो कभी किसी को कुछ नहीं कह रहा ना, मेरी उसके साथ कोई ऐसा। जी जी सर ये ऑलरेडी टैक्स नीचे जो बेटा मिस्टर टी, हाँ जी सर ये 1 लाख डिवाइडेड बाय 7 लाख जो आपने किया सर, ये क्या? बेटा ये कल किया था हमने, जब मैंने आपने मुझे उसका मैसेज आया, ये आप मेरे से बेटा बाद में पूछ लेना, ठीक है ना, क्योंकि आप जब या तो वो लेक्चर आपका कल का अटेंड कर लेते हैं, ये कल जब आप मुझे उसका मैसेज आया ना, मैंने कहा ठीक है आप आराम कर लें। उस वक्त हमने ये कैलकुलेशन की थी कि जो टेनेंट छोड़ के जाएगा उसकी अमाउंट पे मैं जितना टैक्स दे चुका हूँगा, जो नए टेनेंट से मैं अमाउंट लूंगा उसमें से पहले वो अमाउंट मैं माइनस करूंगा, जो बाकी अगर अमाउंट बचेगी फिर उसको अगले 10 सालों तक मैंने 10 हिस्सों में टैक्स देना है, उसका 10% लेके मैंने टैक्स करना है। ये अरहम इसका टॉपिक है। सर समझ आ गया वो, मैं
जो इसका ऑर्डर जो आपने लिखा है ना उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा, समझ आ गया। ऐसे ही करना आपने, जो नया टेनेंट आएगा प्लस ऑलरेडी टेक्स्ट जो अमाउंट है उसको लेकर चलना, ठीक है। चलें जी, आगे है जी 8B। एट द स्टार्ट ऑफ X9 यानी जुलाई में, तो टैक्स ईयर कौन सा हो गया, ठीक है। हमारा टैक्स ईयर का बताया गया X9 है, तो स्टार्ट ऑफ द टैक्स ईयर 2009 मीन जुलाई 2000 X8। Mr. P vacated that property and taken back 800,000 from Mr. UA. Mr. UA rented out this property to his cousin on October X8 at a monthly rent of 60,000. तो उसको 2000, ये आगे बात 2000 X9 की। Mr. ALV of the the ALV of this property was 800,000. His cousin did not pay any amount as a security. उसके कजन ने कोई अमाउंट जो है वो एज अ सिक्योरिटी भी पे नहीं की। तो अब देखिएगा इसके अंदर सिर्फ एक ही अमाउंट है, वो क्या है, रेंट। वो क्या है, रेंट। हम मिस्टर पी को अमाउंट वापस कर चुके हुए हैं। इसका सिर्फ ये आंसर होगा, सिंपल, वेरी सिंपल, कि इसका आएगा हमारे पास रेंट और वो है 60,000। और कब हमने दिया उसको, अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 माह के लिए। तो क्या आंसर आया हमारे पास, इसको मैं अलग नीचे ही कर दूं, क्वेश्चन 8B। टैक्सेबल इनकम, और उसमें क्या है हमारे पास, रेंट 60,000 इंटू 9, जबकि उसकी FMV कितनी है, वो है हमारी 8 लाख रुपया, ठीक है। और 8 लाख तो पूरे साल की है, इसको क्या करेंगे 9/12 करेंगे। तो क्या आंसर आ रहा है, 6 लाख। 6 lakhs, sir. Yes. 6 लाख आ गया। तो विच एवर इज हायर, ये इसकी अमाउंट आएगी। और इसकी टैक्सेशन कैसे होगी, टैक्सेशन, टैक्स ऑन रुपीज 600,000, और ये डायरेक्ट उसके अंदर मेरा ख्याल है गिवन है 20,000। ये देखिएगा 6 लाख पे 20,000, तो डायरेक्ट हमने उसके ऊपर ये टैक्स कर दिया। अच्छा जी, इसके बाद एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है को ओनरशिप का, ठीक है जी। ये को ओनरशिप का एक टॉपिक है, लेकिन इसको हम कल करेंगे। इसके अंदर बड़े कॉन्सेप्ट हैं। ये क्वेश्चन में सारे आपको मेल कर चुका हुआ हूँ, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको मेल कर चुका हुआ हूँ। तो प्लीज़ ज़रा इस क्वेश्चन को आपने ट्राई नहीं करना, ये आपसे अभी नहीं होना, ये वाला, ये इंशाल्लाह कल के लेक्चर में करेंगे। और ये टैक्स मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ